जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ट्रांसफार्मर से संबंधित क्वेश्चन। यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपको डिटेल में बताए जाएंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या है? मतलब कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? जहां पहला ऑप्शन है स्थिर विद्युत प्रेरण। हालांकि ये इस पर काम नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडक्शन जो ट्रांसफार्मर होता है उसका सिद्धांत ये नहीं होता है। ये आपका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया गया पारस्परिक प्रेरण, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका सही होता है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। ट्रांसफार्मर का पारस्परिक जो प्रेरण है उसी के सिद्धांत पे ये काम करता है, जिसमें प्राथमिक वाइंडिंग का फ्लक्स जो होता है द्वितीयक वाइंडिंग में ईएमएफ प्रेरित करता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन है स्वयं प्रेरण। हालांकि स्वयं प्रेरण जो होता है ये केवल एक ही वाइंडिंग में होता है, तो इसलिए इस सिद्धांत पे काम नहीं करता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया विद्युत चुंबकीय आकर्षण, तो ये तो विद्युत चुंबकीय आकर्षण जो है ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत नहीं है। आगे आपको बताएंगे ये क्या चीज है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, ट्रांसफार्मर के कार्य का आधार कौन सा नियम है? जहां पहला ऑप्शन दिया गया ओम का नियम, तो ओम का नियम तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ओम का जो नियम है वो होता है V बराबर आई आर। तो इसमें वोल्टेज हो जाता है, धारा हो जाता है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाता है, प्रतिरोध होता है। तो इसमें ये केवल संबंध बताता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। और बी ऑप्शन दिया गया फैराडे का नियम, तो फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम है यही ट्रांसफार्मर का कार्य है, इसी के आधार पर ये काम करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। फैराडे का नियम ट्रांसफार्मर का ये जो कार्य है, जो आधार है, वो फैराडे के नियम से है। अगला ऑप्शन दिया गया किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ का जो नियम है नेटवर्क विश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर में नहीं किया जाता है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। डी ऑप्शन दिया गया कूलाम का नियम, तो कूलाम का जो नियम है विद्युत आवेश से संबंधित है। हालांकि ये क्वेश्चन में ट्रांसफार्मर से जुड़ा प्रश्न है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। केवल यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथ कौन प्रदान करता है? तो पहला ऑप्शन है वाइंडिंग, तो ए ऑप्शन वाइंडिंग आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वाइंडिंग जो होता है विद्युत धारा वहन करता है, और ये क्वेश्चन में चुंबकीय पथ की बात किया जा रहा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। बी ऑप्शन कोर दिया गया है, तो कोर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, क्योंकि कोर जो होता है चुंबकीय फ्लक्स के लिए कम रेजिस्टेंस वाला मार्ग प्रदान करता है, और इसी को लेकर ये प्रश्न बन रहा है। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इंसुलेशन दिया गया, इंसुलेशन जो होता है एक तरह से सुरक्षा के लिए होता है। और डी ऑप्शन दिया गया टैंक, तो टैंक जो होता है ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा जिसमें तेल रखा जाता है उसको टैंक बोला जाता है, तो इसका अलग काम है। हमारा जो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथ कौन प्रदान करता है, तो कोर प्रदान करता है। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है? तो बदलने का काम जो करता है वो कौन सा ट्रांसफार्मर है? ए ऑप्शन है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। हालांकि स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है ये वोल्टेज बढ़ाने का काम करता है, और क्वेश्चन में घटाने की बात किया जा रहा है, बदलने की बात किया जा रहा है। तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि यहाँ पे स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर है ये वोल्टेज को कम करता है। तो ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन दिया गया ऑटो ट्रांसफार्मर, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है, तो ये यहाँ पे स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का काम नहीं करता है, ये गलत ऑप्शन है।
और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया करंट ट्रांसफार्मर, जिसको हम शॉर्टकट में सीटी के नाम से भी जानते हैं, और एक होता है पीटी, एक यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर, एक होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो ये उनके अलग अलग काम होते हैं। करंट ट्रांसफार्मर जो होता है इसका मापन में इसका काम किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो ये अलग चीज़ है। बाकी हमारा जो प्रश्न में पूछा जा रहा है उसके अनुसार यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस इकाई में व्यक्त की जाती है। तो ये किया जाता है केवीए में। जी हाँ, केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर। मतलब ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो केवीए में दी जाती है, क्योंकि इसमें पावर फैक्टर जो होता है वो शामिल नहीं होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया जाता है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में ही क्यों की जाती है। तो इसके पीछे यही कारण है, क्योंकि इसमें जो होता है यहाँ पे पावर फैक्टर नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा, केवीए। और ए ऑप्शन दिया गया केडब्ल्यू, मतलब कि किलोवाट। तो किलोवाट जो होता है इसका वास्तविक शक्ति की इकाई होता है। और सी ऑप्शन दिया गया हार्स पावर। तो ये एचपी, जिसको एचपी से इंडिकेट किया जाता है हार्स पावर को, तो ये मोटरों में जो रेटिंग होती है उसको दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है एचपी का। और डी ऑप्शन दिया गया वाट। तो ये तो वाट जो है सबसे यहाँ पे छोटी मानी जाती है शक्ति की इकाई, ये अलग चीज़ है। जैसे आप मीटर आपके घर लगा होगा, लाइन करेक्शन होगा तो उसमें यहाँ पे आपका लाइन की रेटिंग निकाली जाती है, वाट में निकाली जाती है, कितने वाट आपने खपत कर रखा है, तो ये उसकी रेटिंग बताता है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है। दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा जा रहा है। तो जब दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर है तो दो ही वाइंडिंग होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो वाइंडिंग होती है। तो पहली वाइंडिंग का नाम है प्राथमिक और दूसरी वाइंडिंग जो होती है उसको द्वितीयक वाइंडिंग बोला जाता है। तो यही दो वाइंडिंग होती है। जैसे यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया एक, तो एक जो वाइंडिंग आपको देखने को मिलती है ये केवल ऑटो ट्रांसफार्मर में आपको एक वाइंडिंग देखने को मिलती है। और सी ऑप्शन दिया गया तीन, तो तीन वाइंडिंग जो होती है वो सामान्य ट्रांसफार्मर में नहीं होती है। और चार वाइंडिंग तो हो ही नहीं सकती, हालांकि विशेष परिस्थितियों में हो सकती है, पर ट्रांसफार्मर में हो सकती है, कहा जा सकता है कि चार वाइंडिंग हो सकती है। बड़े बड़े जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें देखने को मिल सकता है। हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पर केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है विद्युत वितरण में कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन दिया गया वितरण ट्रांसफार्मर, और ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति दी जाती है या विद्युत आपूर्ति देने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जिसको हिंदी में वितरण ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। वहीं यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो वेल्डिंग जो ट्रांसफार्मर होता है ये केवल वेल्डिंग करने के लिए काम में लिया जाता है। और सी ऑप्शन दिया गया फर्नेस ट्रांसफार्मर। तो जो भट्टियाँ होती है, फर्नेस ट्रांसफार्मर जो भट्टियों में उपयोग किया जाता है उसको बोला जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया ऑडियो ट्रांसफार्मर। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक जो परिपथ होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है, ऑडियो ट्रांसफार्मर का, ये अलग चीज़ है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वोल्टेज की आवृत्ति क्या है या क्या होती है। जहां पहला ऑप्शन दिया गया प्राथमिक से अधिक, हालांकि ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो यहाँ पे आवृत्ति होती है वो तो बदलती नहीं है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राथमिक से अधिक होती है, तो ये अधिक यहाँ पे कम कहना गलत है। ये जो होता है समान होता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन दिया गया प्राथमिक के समान, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वह जो आवृत्ति होती है ना प्राथमिक पर ज़्यादा होती है ना द्वितीयक पर ज़्यादा होती है ना कम होती है, दोनों की आवृत्ति जो होती है वो समान होती है। तो इसी कारण यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। और डी ऑप्शन दिया गया शून्य, मतलब कि जीरो, तो शून्य तो हो ही नहीं सकता।
हमारा प्रश्न के अनुसार केवल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने इस वीडियो पर लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, किस ट्रांसफार्मर में केवल एक वाइंडिंग होती है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग होती है, शायद मैंने पहले भी आपको बता रखा है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर। ध्यान रखिएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है। कुछ भाग इसमें होते हैं जिसमें दोनों प्रकार के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भाग दोनों के लिए सामान्य होता है, तो इसलिए यहाँ पर यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग देखने को मिलती है। पावर ट्रांसफार्मर की बात करें तो पावर ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है और वितरण ट्रांसफार्मर में भी दो वाइंडिंग होती है। और यहाँ पे नीचे दिया गया आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, तो इसमें भी दो वाइंडिंग होती है, वो भी अलग अलग होती है। एक आपका होता है सीटी और एक होता है पीटी, इन दोनों में अलग अलग वाइंडिंग होती है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के दो भाग होते हैं, एक आपका सीटी होता है और एक होता है पीटी, मतलब कि एक आपका करंट ट्रांसफार्मर, एक आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और दोनों में अलग अलग वाइंडिंग होती है, ये ध्यान रखिएगा। हमारा प्रश्न के अनुसार जो सही होता है वो केवल ऑप्शन सी हो जाता है, करेक्ट आंसर ऑटो ट्रांसफार्मर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उच्च धारा मापने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है? मतलब कि बहुत ही हाई करंट यदि मापना हो आपको तो उस समय कौन सा ट्रांसफार्मर आप उपयोग करेंगे? तो वहाँ पे हम करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन यहाँ पर बी दिया गया है, करंट ट्रांसफार्मर, क्योंकि जो सीटी है, जिसको हम सीटी के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम है करंट ट्रांसफार्मर, ये हाई करंट को सुरक्षित रखता है और निम्न मान में बदलकर एक तरह से मापने में काम करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर इसलिए हमारा बी सही हो जाएगा। और ए ऑप्शन दिया गया पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसको हम शॉर्टकट में पीटी बोलते हैं। पीटी का मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये हाई वोल्टेज मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और सीटी जो होता है हाई करंट मापने के लिए उपयोग किया जाता है, दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। बाकी ऑटो ट्रांसफार्मर, तो ऑटो ट्रांसफार्मर वोल्टेज परिवर्तन के लिए होता है, और पावर ट्रांसफार्मर जो होता है ये शक्ति, मतलब कि जो पावर ट्रांसफार्मर है ये केवल शक्ति स्थानांतरण के लिए उपयोग किया जाता है, इसका अलग काम है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात के क्या होता है? मतलब कि के का मतलब यहाँ पे क्या है? जैसे इसमें सूत्र होता है, जो ट्रांसफार्मर रेशियो होता है उसका सूत्र होता है के बराबर V2 अपान V1 बराबर N2 अपान N1, ये हमारा सूत्र होता है। तो यहाँ पे उसी से संबंधित है कि जो यहाँ पे K है वो क्या है। तो ये जो K है साथियों, इसको बोला जाता है यहाँ पर ट्रांसमिशन रेशियो, और इसका यहाँ पे सूत्र होता है V2 अपान V1, जहाँ V2 आपका होता है द्वितीयक वोल्टेज होता है और V1 जो होता है आपका प्राथमिक वोल्टेज होता है। तो उसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कि यहाँ पे सूत्र आपसे पूछा जा रहा है कि के क्या होता है, मतलब कि के बराबर क्या होता है सूत्र में, ये पूछा जा रहा है। तो ये होता है आपका V2 अपान V1, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है, जहाँ V2 का मतलब द्वितीयक वोल्टेज और V1 का मतलब प्राथमिक वोल्टेज। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। क्लियर है साथियों? आगे देखिए, अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है यदि के मतलब कि बड़ा है एक से तो ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है? मतलब के ग्रेटर देन एक हो तो ट्रांसफार्मर क्या कहलाएगा? तो यदि बड़ा हो तो उस समय यहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी से अधिक है, ये हम बोलते हैं। तो इसलिए इसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। जब के बराबर एक यहाँ पे आप लिख दें, ये सॉरी के इज ग्रेटर देन आप एक लिख दें, तो इसका मतलब ये कन्फर्म है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्लियर है? और जब इसी को हम इस प्रकार लिख दें के इज लेस देन 1, तो ये आप समझ लीजिएगा कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा प्रश्न के अनुसार जो सही होता है वो केवल ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्लियर है साथियों? और पहला ऑप्शन दिया गया स्टेप डाउन, तो ये आपका स्टेप डाउन का है, के इज लेस देन 1। और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो होता है ये तो आपका इस तरह होता है,
और एक और होता है ऑटो ट्रांसफार्मर नीचे दिया गया, तो इसमें तो अलग प्रकार का होता है, ये अलग चीज़ है, इसमें एक वाइंडिंग होती है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण क्या है। मतलब जो ई बराबर सूत्र हमारा होता है, ई बराबर 4.44 गुणे फ्रीक्वेंसी होता है, तो एफ यहाँ पे एन फाई एम यहाँ पे होता है। तो ये हमारा सूत्र होता है किसका, ईएमएफ समीकरण का। और ये यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दिया भी गया, ई बराबर 4.44 एफ एन फाई एम। तो ये हमारा सही हो जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। बाकी ए ऑप्शन दिया गया ई बराबर आई आर, तो ये तो ओम के नियम से संबंध बताता है, जैसे भी बराबर आई आर होता है तो उसी प्रकार ई बराबर आई आर यहाँ पर है, तो ये ओम के नियम से संबंध है। और यहाँ पे दिया गया ई बराबर पी वी आई तो ये अलग सूत्र है। और यहाँ पे ई बराबर दिया गया बी एल भी, तो ये आपको जनरेटर की केस में सूत्र देखने को मिलेगा। जनरेटर में ये संबंध बताता है ई बराबर बी एल भी, जो कि एनर्जी से संबंधित है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पर केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब क्या होता है। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसमें ये पूछा जा रहा है कि ईएमएफ समीकरण में एफ क्या दर्शाता है, मतलब कि एफ बराबर क्या होता है। तो एफ बराबर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता है, फ्लक्स भी नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स से तो फाई जो होता है उसको हम फ्लक्स बोलते हैं, और बल जो होता है उसको हम एफ से इंडिकेट करते हैं। लेकिन ये ईएमएफ में बल से संबंधित नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी से संबंधित है। क्लियर है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया फील्ड, तो ये तो एक तरह से अलग चीज़ है, जो कि फील्ड को अलग प्रतीक से दर्शाया जाता है, एफ से इंडिकेट नहीं किया जाता है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15, जिसमें पूछा जा रहा है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। तो वेबर है, सीधी सी बात है, काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई है। बी ऑप्शन टेस्ला दिया गया है, तो ये फ्लक्स घनत्व की इकाई है। और सी ऑप्शन हेनरी है, तो ये इंडक्टेंस की इकाई है। और डी ऑप्शन दिया गया कुलाम, तो ये तो कुलाम जो है विद्युत आवेश की इकाई है। हमारा प्रश्न के अनुसार जो सही होता है केवल ऑप्शन ए हो जाता है करेक्ट आंसर। सबका यहाँ पे अलग अलग होता है, आप सभी जानते होंगे। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जिस ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक टर्न समान हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, उसको बोला जाता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। मतलब कि N1 बराबर जब यहाँ पे N2 होता है, तब यहाँ पे वोल्टेज जो होता है समान होता है, और इसी को हम बोलते हैं आइसोलेशन। जी हाँ, इसी की प्रक्रिया को हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और यहाँ पर आपका दिया गया ऑप्शन सी आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। बाकी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में आप जानते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी टर्न अधिक होता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी टर्न होता है वो कम होता है। और नीचे पावर ट्रांसफार्मर दिया गया। हालांकि पावर ट्रांसफार्मर जो होता है एक तरह से एक उपयोग वर्गीकरणित होता है, ये अलग चीज होता है। हमारा प्रश्न के अनुसार जो सही होता है वो केवल ऑप्शन सी हो जाता है करेक्ट आंसर। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विद्युत उत्पादन केंद्रों में सामान्यतः कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है पावर ट्रांसफार्मर का। जी हाँ, पावर ट्रांसफार्मर जो होता है, जो स्टेशन होते हैं, जनरेटिंग जो स्टेशन होते हैं, जो ट्रांसमिशन नेटवर्क होता है, उसमें हाई दक्षता के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और इसी को लेकर ये प्रश्न बन रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर भी आपका सही हो जाएगा। और ए ऑप्शन दिया गया वितरण ट्रांसफार्मर। हालांकि वितरण ट्रांसफार्मर जो होता है उपभोक्ता स्तर पर उपयोग होता है। और सी ऑप्शन दिया गया करंट ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर जिसको सीटी बोला जाता है, तो ये करंट ट्रांसफार्मर मापने में उपयोग होता है। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिसको शॉर्टकट में हम यहाँ पे पीटी बोलते हैं, तो ये वोल्टेज मापने में इसका उपयोग होता है। क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है। तो इसमें एक वाइंडिंग होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक वाइंडिंग होती है, जिसका कुछ जो भाग होता है प्राथमिक और सेकेंडरी दोनों के लिए सामान्य होता है।
दो वाइंडिंग तो आपको लगभग सभी में देखने को मिलेगा, जो कि दो वाइंडिंग पारंपरिक है, तो ये ट्रांसफार्मर में आपको देखने को मिलेगा, सामान्य चीज है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पर केवल ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक के बीच विद्युत संबंध होता है। तो ये संबंध होता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर में ही। जी हाँ, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग होती है और एक वाइंडिंग के कारण प्राथमिक और द्वितीयक के बीच विद्युत संपर्क होता है। जी हाँ, ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। और ए ऑप्शन दिया गया द्वि वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, तो इसमें तो केवल एक चुंबकीय संबंध होता है। और बी ऑप्शन दिया गया आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, तो इसमें विद्युत पृथक्करण होता है, ये अलग चीज है। और पीटी जो होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है, इसमें अलग अलग वाइंडिंग होती है। तो हमारा केवल यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है घरेलू आपूर्ति के लिए वोल्टेज कम करने हेतु कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है। मतलब वोल्टेज को कम करने की बात किया जा रहा है, तो इस समय यहाँ पे होगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, मतलब वितरण ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। यही तो करता है जब 11 केवी हो गया या 33 केवी हो गया, जो यहाँ पे करंट होता है उसे हाई वोल्टेज को क्या करता है, ये 415 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, 230 में कन्वर्ट करता है। यही तो होता है वितरण ट्रांसफार्मर का काम। जब 11 केवी या 33 केवी जब लाइनें आती है तो उसको बदलने का काम करता है 415 में, 230 में, वो यहाँ पे वितरण ट्रांसफार्मर काम करता है। नॉर्मली आपके गाँव में देखने को मिल जाएगा, यही ट्रांसफार्मर होता है। तो ये आपका होता है जो यहाँ पे वोल्टेज बदलने का काम करता है। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया करंट ट्रांसफार्मर, तो ये तो करंट मापने के लिए होता है। और सी ऑप्शन पोटेंशियल, तो ये वोल्टेज मापने के लिए होता है। और यहाँ पे वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है, तो ये केवल वेल्डिंग करने के लिए होता है। क्लियर है? उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा। और बहुत ही जल्द इसका पार्ट 2 वीडियो भी आने वाला है, तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप देख लीजिएगा।